नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के करीब। अब तक 779 लोगों की मौत। अकेले महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। रैपिड टेस्ट किट पर रोक रहेगी बरकरार। जीएमओ की बैठक में फैसला। राजस्थान सरकार ने की थी किट से गलत रिपोर्ट की शिकायत। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। एमएसएमई सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग। 11 करोड़ लोगों के रोजगार का दिया हवाला। केंद्र के बाद यूपी सरकार ने भी लगाई महंगाई भत्ते पर रोक। कुल 6 भत्तों पर अगले आदेश तक रोक। प्रियंका गांधी ने पूछा किस आधार पर काटा जा रहा है डीए। और दुकान खोलने को लेकर राजस्थान के गृह विभाग ने जारी किया मॉडिफाइड आदेश। मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने पर रोक। आवासीय क्षेत्रों के आसपास की छोटी दुकानें खुलेंगी। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 779 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 24,942 हो गई है। अगले 24 घंटे की बात करें तो बता दें कि कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस खतरनाक बीमारी से अब तक 5,210 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 6,817 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 957 लोग ठीक हो गए हैं। इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। हालांकि राज्य में 301 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। राज्य में लॉकडाउन की अवधि के दौरान शनिवार तक कुल 96 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 15 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। और रैपिड टेस्टिंग किट के नतीजे सामने आने के बाद जो खराब आ रहे थे, केंद्र सरकार ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार ने अगले आदेश तक किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम की बैठक में रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच को रोकने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की जांच को लेकर सरकार ने चीन से लाखों की संख्या में रैपिड टेस्टिंग किट आयात की थी। राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर टेस्टिंग किट से सही नतीजे नहीं आने के बाद आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने भी कहा है कि अभी हमारे पास 15 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता है। कई भारतीय कंपनियां भी टेस्ट किट तैयार करने में जुटी हुई हैं। जीओएम की बैठक में यह भी बताया गया है कि देश में कोरोना की स्थितियां फिलहाल कंट्रोल में है। सरकार के उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश भर में जिले स्तर पर 1.25 लाख से ज्यादा वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में एमएसएमई के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है कि हर क्षेत्र में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मझोले उद्योग चौपट हो चुके हैं। इन उद्योगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार विशेष आर्थिक पैकेज दे ताकि लॉकडाउन के बाद इन उद्योगों को खड़ा किया जा सके। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा कि एमएसएमईज का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। करीब 11 करोड़ लोग इस क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को एमएसएमईज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने इस सेक्टर को बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। मसलन सबसे पहले 1 लाख करोड़ का एमएसएमई वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। सेक्टर को बचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की भी घोषणा हो। रिजर्व बैंक ये सुनिश्चित करे कि सभी बैंक इस सेक्टर को आसानी से, पर्याप्त और समय पर लोन दें। इतना ही नहीं, एमएसएमई सेक्टर को गाइड करने और उनके सवालों को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक को 3 महीने के जो मोरेटोरियम पीरियड के अलावा सरकार को टैक्स माफी या टैक्स में कटौती के बारे में विचार करना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर के सामने हाई कोलेट्रल सिक्योरिटी की समस्या पहले से है, जिसकी वजह से उन्हें लोन देने से मना कर दिया जाता है। सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना की है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं साथ ही फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन वक्त में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने महंगाई भत्ता रोकने को सरकार की असंवेदनशीलता और अमानवीय फैसला बताया है। राहुल गांधी का कहना है कि आप मिडिल क्लास से पैसा ले रहे हो लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हो और इसे सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हो। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए काटने से पहले बुलेट ट्रेन, सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाएं रोकनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मनीष तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत, गौरव बल्लभ और साथ ही रोहन गुप्ता, साथ ही प्रणीव चक्रवर्ती ने भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसे वापस लेने की मांग की है। बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें इस साल 1 जनवरी से लागू की गई 4% की महंगाई दर भी शामिल है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। Of people whose dearness allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class. You're not giving money to the poor people and you're spending it on your central vista. We can make the point when you have not cut back expenditure on the bullet train, Central Vista development. Those are the programs which should first be put on halt before you begin to halt people's dearness. Because yesterday itself, there are a lot of anguishes coming out from the common employers. Because of cutting the DA will harm them very much. If this money was being transferred to migrant laborers, no problem. But you are continuing with a new parliament house, new building for ministers, new house for PM project. You are continuing with zero cut on expenditure of the government, which could save you close to 2.5 lakh crore rupees. But you are denying relief to your armed personnel, to your pensioners, to government servants. But the first thing that the government should have done before it went around cutting everybody's allowances and salaries, etc. और इसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से लॉकआउट ऑफ इकोनॉमी की हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर राष्ट्रीय प्लान बनाए। पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं, मैं कई आर्टिकल्स भी लिख रहा हूं, इसी बारे में लिख रहा हूं कि भैया इस तरह से बिना कानून के को सामने रखते हुए, और ये कानून सब कानून को ओवरराइड करता है, इसमें कोई स्टेट लागू नहीं हो सकता जब नेशनल डिजास्टर हो ऐसा, तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है, ना कोई और कर रहा है, ना कोई स्टेट प्लान के बारे में बता रहा है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान के बारे में बता रहा है। हायर लेवल पे जाकर हर डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन स्टेट को आएगी, प्रदेश को आएगी, वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, फिर इनको कोई प्लान से आगे बढ़ना होगा। ये तो इन्होंने काम किए ही नहीं, इन्होंने तो यहाँ गाइडलाइंस देनी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते पर कैंची चला रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शैलेश नितिन ने मोदी सरकार के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के अपने सरकारी खर्च में कटौती करने की मांग की है और ये पैसा देश के गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद को देने की मांग की। करोड़ 13 लाख सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर परिवारों के जेब से 38,000 रुपए मोदी सरकार ने काट लिए, कोरोना संकट के नाम पर काट लिए।
यह कटौती गलत है। कोरोना की समस्या और इससे निपटने के लिए पैसों की जरूरत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ का है, 1,10,000 करोड़ का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उन्हें खारिज करके की जानी चाहिए। मोदी सरकार को अपने 2.5 लाख करोड़ के बजट में फिजूल खर्ची और गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे ही कोरोना के समय ये मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में उनके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार ने उनके जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे हमारा रायपुर का भाजपा सरकार ने स्काई वॉक बनाया है, वैसे ही ये दिल्ली के प्रोजेक्ट हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी में पूल टेस्टिंग के नाम पर कई दर्जन लोगों के सैंपल यानी कि स्वाब के एक ही किट से टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस प्रक्रिया के सख्त नियम तय किए हैं जिनका सही पालन नहीं होने पर नुकसान हो सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में टेस्टिंग को लेकर काफी लोग चिंतित हैं। यूपी सरकार ने 2 दिनों से जांचों की संख्या बताना तक बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस महामारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आंकड़ों और सच्चाई छिपाने से समस्या घातक हो जाएगी। साथ ही प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना की जांचों पर सवाल उठाते हुए ये भी पूछा कि प्रदेश में किस लैब में रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं। केजीएमयू समेत प्रदेश के अन्य टेस्टिंग लैब की रोजाना की जांच क्षमता क्या है, यह आंकड़ा जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, आगे क्या होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। इन सब के बीच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि 30 जून तक राज्य में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक जारी रहेगी, लोगों के जमा होने पर रोक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि हालात की समीक्षा के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों को रमजान में भी भीड़ जमा नहीं होने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे राज्यों में यूपी लौटने वाले मजदूरों की जांच और क्वारंटीन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दूसरे राज्यों में यूपी मजदूरों को वहां पर वापस लाने की पहल में करीब पहले चरण में 2,224 मजदूरों को 82 बसों की मदद से लाया गया है और रविवार तक 11,000 लोग वापस आ जाएंगे। केंद्र के बाद यूपी सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूछा कि सरकारी कर्मचारियों का डीए किस तर्क से काटा जा रहा है, जबकि इस दौर में उन पर काम का दबाव कई गुना बढ़ गया है। पेंशन पर निर्भर लोगों को ये चोट क्यों मारी जा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि सरकारें अपने अनाप शनाप खर्चे क्यों नहीं बंद करती, सरकारी खर्च में 3% कटौती क्यों नहीं घोषित की जाती, 1.25 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना, 20,000 करोड़ की नई संसद भवन परियोजना जैसी गैर जरूरी खर्चों पर रोक क्यों नहीं लगती। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार को जो मदद देनी चाहिए थी राज्यों को, वो मदद केंद्र सरकार नहीं दे रही है। जो हम लोग को भारत सरकार से जो पैसे मिलने होते हैं हर महीने जो हमारे पास आता है, लगभग 17 करोड़ के लगभग हमें मिलता है, लेकिन इस बार 15 करोड़ ही हमें प्राप्त हुआ है। जो कम्युनल नैरेटिव एक महामारी को दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक समुदाय पर ये बात थोपने की बात लोग जहां तहां करते हैं। बीमारी किसी को भी आ सकती है, संक्रमण किसी के साथ भी हो सकता है। क्या आप केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं कि थोड़ा सा अगर सरकार अलर्ट होती शुरू में तो शायद संक्रमण को रोका जा सकता था? ये बीमारी, ये संक्रमण हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ आया है। जनवरी से लेकर मार्च 25 तक लाखों लोग इस देश के अंदर आए और उसके बाद कई लोग, अभी लॉकडाउन के 2 दिन पहले कई चार्टर्ड प्लेनों को हायर करके बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ वर्ग को जरूर पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है। देखिए ऑन रिकॉर्ड झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर।
दिल्ली से सटे नोएडा में कोविड-19 के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। जो 3 मामले सामने आए हैं उनमें 2 पुरुष और 1 महिला है। 28 साल के व्यक्ति का संबंध नोएडा के सेक्टर 18 से है, तो 20 साल के युवक नोएडा के ही सेक्टर 45 का रहने वाला है। 38 साल की महिला मरीज सेक्टर 80 की रहने वाली है, जो कि दिल्ली मरकज में शामिल होकर आई थी। अब ये तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज शारदा हॉस्पिटल में है। कोरोना वायरस के बड़े मामलों के चलते यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले को 3 जोन में बांट दिया गया है। कुल 40 हॉटस्पॉट इलाकों को 3 जोन में की गई मैपिंग है और रेड जोन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 17 कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों को रखा गया है। इस तरह ऑरेंज जोन में 13 हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन में 10 इलाकों को रखा गया है। बता दें कि बीते 14 दिनों में नए केस मिलने वाले क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया है। 14 दिनों में कोई नया केस ना मिलने वाले क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखा गया है। 28 दिनों में कोई नया केस ना मिलने वाले क्षेत्र को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन है जहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग सुविधाएं देने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय का हवाला देकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मुख्य मार्केट की दुकानें भी खोल दी गई, जिसे लेकर दिल्ली सरकार मुश्किल में आ गई। इसके बाद दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पुलिस को गलियों में अनाउंसमेंट करना पड़ा कि अभी दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गली मोहल्ले की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मेन मार्केट की दुकानों को खोलने के चलते असमंजस की स्थिति हो गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से शनिवार की शाम ये खबर मिली कि दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान रखने वाली जो शॉप्स हैं, स्टेशनरी, दूसरी चीजों की दुकानें खुल गई हैं। हालांकि यहां भी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खाने पीने के अलावा दूसरी चीजों की दुकानें खुलने से दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना हॉटस्पॉट में किसी तरह की कोई छूट नहीं है। मुंबई के धारावी में आज 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही धारावी में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 241 हो गई है। 14 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में आज 96 पुलिसकर्मियों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिनमें से 15 अधिकारी हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के 394 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6817 तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 18 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 301 तक पहुंच गया है। पटना के डाक बंगला चौराहे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ब्रांच में एक बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। बैंक कर्मी जिस पटेल नगर मोहल्ले में अकेला रहता है, उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं खाजपुरा को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन खजपुरा से मिले कोरोना मरीज की चेन से जोड़कर इसे देख रहा है। बैंक कर्मी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं बिहार के बड़े अस्पताल IGIMS में एक टीबी मरीज के कोरोना पॉजिटिव पता चलने के बाद अस्पताल के 25 मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। सबको सैनिटाइज करवा रहे हैं। घर को जो जिसमें रहते हैं उन्हें अपने ताला बंद करके अपने गए हैं। उस दिन तो अभी तक नहीं आया है। उनका तो पॉजिटिव हो गया, तो आया ही नहीं। उनका घर छोड़कर बाकी सब जितना उसमें वॉलंटियर है सबके यहाँ सैनिटाइज वाला भेज दिए। 2-3 मशीन लगा हुआ है, सैनिटाइज हो रहा है। तो अपार्टमेंट का जो लिफ्ट है वो सैनिटाइज होगा, गेट सैनिटाइज होगा। वो घर के अंदर लोगों के कह दिए हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। कोरोना के कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। पीएम मोदी खुद इसकी अपील देश की जनता से कई बार कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी के नेता ही उनकी अपील नहीं सुन रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की होनल्ली सीट से बीजेपी के विधायक MP रेणुकाचार्य ने आशा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। बताया जा रहा है कि मीटिंग देवनगरी जिले में 23 अप्रैल को बुलाई गई थी, जिसमें लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। कर्नाटक के मांड्या में जेडीएस के MLC KT श्रीकांते गौड़ा और स्थानीय लोगों ने कोरोना की जांच किए जाने का विरोध किया और जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से
15 पत्रकारों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। चंडीगढ़ के कपूरथला की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां लोग सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। उधर मंडी में आए लोगों का कहना है कि प्रशासन की व्यवस्था में खामी है, जिसके चलते ऐसे हालात बने और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूट गया। लॉकडाउन के बीच असम सरकार ने अंतर जिला बस सर्विस शुरू की। ये बस सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो लॉकडाउन की वजह से राज्यों के अलग अलग हिस्सों में फंस गए थे। हालांकि रेड जोन वाले जिलों में बस सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। सरकार की इस पहल से लोग काफी खुश हैं। हमारा यहाँ से आज 2 डेस्टिनेशन में गाड़ी चलेगा। एक डेस्टिनेशन है बरपेटा और एक डेस्टिनेशन है गोलपारा। टोटल लेवल हमारा गाड़ी प्रोवाइड किया है। हम लोग 26 नंबर ऑफ व्हीकल या स्टैंड बाय है और वो 26 व्हीकल 400 के अबव पैसेंजर ले जाएगा यहाँ से। सरकार ने इतना कम टाइम में अच्छा इनिशिएटिव एक लिया है। मतलब 40,000 लोगों को दूसरा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने के लिए 2 दिन में जो इनिशिएटिव लिया है, मैं सोचूंगा काफ़ी अच्छा किया है जितना हो सके। और बहुत स्विफ्ट था। अप्लाई करने के बाद ही नेक्स्ट डे आपका मोबाइल पे मैसेज आना कि आपका ट्रांसफर अरेंज किया गया है, विद गाड़ी का नंबर प्लस आपका टाइम एंड पिकअप लोकेशन देके। तो काफ़ी अच्छा क्या लग रहा है मुझे। तो असम सरकार के इस फैसले से काफी जनता खुश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। और अब खबरें राजस्थान से। देश के विभिन्न भागों में राजस्थान के फंसे लोगों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान के वे सभी भाई बहन जो लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि कृपया संयम और धैर्य बनाए रखें। हम आप सभी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी सकुशल वापसी के लिए हम गृह मंत्रालय और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर दूसरी बार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक मार्केट कॉम्प्लेक्स यानी कि बाजार खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही रेस्टोरेंट्स, पार्लर नहीं खुलेंगे। वहीं कैंटोनमेंट एरिया और क्लस्टर्स के बाहर बिजली की दुकानें, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकान, किताबों की दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। किताबों की दुकान पर भीड़ ना बढ़े, इसके लिए छात्रों तक किताबों की होम डिलीवरी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की निजी दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा आवासीय कॉम्प्लेक्स की दुकानें 50% कर्मियों के साथ खोली जा सकेंगी, लेकिन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड मॉल्स में कोई दुकान नहीं खुलेगी। खेती से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि सरकार के फैसले से छोटे दुकानदारों को संजीवनी मिलेगी। भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर आज गांवों की दुकानों खोलने और विशेष करके जो रूरल एरिया में दुकानें हैं
वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी दुकानें मॉल में नहीं हो, ऐसी दुकानें खोलने के जो आदेश दिए हैं वो स्वागत योग्य हैं। साथ ही उन लोगों को भी आज सुविधा मिलेगी जो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ जो व्यापारी हैं जो इस स्थिति में आ गए थे कि अब अपनी आजीविका कैसे निभाएं, वो एक नया रास्ता ढूंढ पाएंगे और ऐसे लोगों की दुकानें खुलने से उनको राहत मिलेगी। राजस्थान में कोरोना के 25 नए केस सामने आए हैं। इनमें से अजमेर में 8, धौलपुर में 2, डूंगरपुर में 1, झालावाड़ में 5, जोधपुर में 5 और कोटा में 4 केस सामने आए हैं। इन नए 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2000 का आंकड़ा पार कर गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना के 2059 मामले हो चुके हैं, जिसमें से जयपुर में सबसे ज्यादा 777 केस हैं। जयपुर में कोरोना से बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के साथ कुल 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 493 मरीज ठीक भी हुए हैं। और लॉकडाउन का असर जयपुर शहर पर साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ जयपुर में लॉकडाउन के चलते शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। अजमेरी गेट, राजा पार्क, रामगंज, वैशाली नगर, हर जगह सुनसान नजर आ रहा है। जयपुर में 777 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बता दें कि पूरे राजस्थान में 2059 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं राज्य में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार सामान्य मरीजों के लिए भी तत्परता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलने वाली ओपीडी की सुपर स्पेशलिटी जैसी सभी सेवाएं दूसरे अस्पतालों में भी मुहैया कराए जाने की बात कही। सुपर स्पेशलिटी जैसी तमाम जो सुविधाएं हैं उनमें आपको बता दें कि अब उन सुविधाओं को कंटिन्यू करने की बात कही और कहा है कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इन 3 अस्पतालों में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। नॉन कोविड अस्पतालों में शास्त्री नगर स्थित कामटिया अस्पताल, सेठी कॉलोनी और बनी पार्क के सैटेलाइट अस्पताल को शामिल किया गया है। नॉन कोरोना मरीजों के लिए घर तक इलाज पहुंचाने के लिए प्रदेश में 400 मोबाइल ओपीडी वैन की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने एसएमएस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जरूरी उपकरणों और जांच किट की खरीद वो सीधे कर सकेंगे। साथ ही एसएमएस अस्पताल के 150 डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए आरटीडीसी के अलावा दूसरे प्राइवेट 3 स्टार होटल्स में रुकने और लाने ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। चलिए इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।